हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जिकेट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के डेली करंट अफेयर को। और यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं 9 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एंड तक देखिएगा, इंटरेस्टिंग सेशन है। और क्रेजी जिकेट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अदर कोर्सेज भी आप चेकआउट कीजिए। तब तक हम चलते हैं आज के हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखें, 2025 में यूएस ओपन के मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? आप सभी को पता है कि साल में 4 टेनिस टूर्नामेंट जो बड़े हैं, ग्रैंड स्लैम के नाम से जाने जाते हैं, इनका आयोजन किया जाता है। अगर हम इनका सीक्वेंस देखें तो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर उसके बाद आयोजित किया जाता है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, और सबसे आखिरी में यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है। तो इस साल का 2025 का ये सबसे आखिरी ग्रैंड स्लैम है टेनिस टूर्नामेंट, यूएस ओपन। इसमें मेंस सिंगल का खिताब जीता है हाल ही में कार्लोस अल्कराज ने। अगर हम कार्लोस अल्कराज की बात करें तो ये स्पेन से आते हैं, स्पेन के बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर। इन्होंने फाइनल में हराया है जेनिक सिनर को। तो विनर हो गए कार्लोस अल्कराज और रनर अप हो गए जेनिक सिनर, यूएस ओपन 2025। इसी साल अभी लास्ट मंथ 24 अगस्त को ये शुरू हुआ था, ठीक है ना। जो अगस्त का लास्ट मंडे आता है ना, तब इसकी शुरुआत की जाती है यूएस ओपन की। 2 वीक तक चलता है, 7 सितंबर को ये खत्म हुआ। यूएसए न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था। साल का सबसे आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन होता है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, मेंस सिंगल और विमेन सिंगल के विनर और रनर अप आपसे पूछे जाते हैं। मिक्स इवेंट भी होता है, लेकिन वो तब पूछा जाता है जब उसमें विनर या रनर अप कोई इंडियन रहा हो। अदरवाइज आप उसको छोड़ दो। यहां पर हम मेंस सिंगल और विमेन सिंगल की बात कर लेते हैं। यूएस ओपन 2025 में मेंस सिंगल कौन जीता? कार्लोस अल्कराज, स्पेन के टेनिस प्लेयर। इन्होंने फाइनल में हराया जेनिक सिनर को। ये आते हैं इटली से। विमेन सिंगल की बात करें तो इसकी विनर रही आरेना सबालेका, यूरोपीय देश बेलारूस की बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने फाइनल में अमांडा एनिसिमोवा को हराया। ये यूएसए से आती है। तो विनर मिल गया, रनर अप मिल गया, मेन सिंगल और विमेन सिंगल। यूएस ओपन की शुरुआत की गई थी 1881 में। ये जो टेनिस ग्रैंड स्लैम है 1881 में शुरू किया गया था, और 2025 में 145वां एडिशन खेला गया है। आयोजन यूएसए में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है यूएस ओपन। देखिए, इस साल चारों ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जा चुके हैं, तो सबके हम मेंस और विमेंस कैटेगरी में विनर देख लेते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे शुरुआत में जेनिक सिनर विनर थे, इटली के प्लेयर हैं। और मेडिसन कीज यूएसए से जो आती है, वो विमेन कैटेगरी में विनर रही है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन सेकेंड ग्रैंड स्लैम जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, इसका खिताब भी कार्लोस अल्कराज ने जीता था, जिन्होंने यूएस ओपन भी जीता है अभी। तो कार्लोस अल्कराज मेंस कैटेगरी में विनर थे। विमेंस कैटेगरी कोको गाफ ने अपने नाम किया था, यूएसए की टेनिस प्लेयर। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, जेनिक सिनर इटली विनर रहे थे। और इगा स्वितेक जो कि पोलैंड से आती है, ये विमेन कैटेगरी में विनर थी। और यूएस ओपन, जैसा कि हमने बात की, कार्लोस अल्कराज और आरेना सबालेका ने जीता है। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो याद रखिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 82 वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ओरिजोंटी सेक्शन में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किस इंडियन फिल्म मेकर ने जीता है? देखिए, वेनिस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इटली के वेनिस में इसका आयोजन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है वेनिस फिल्म फेस्टिवल। वर्ल्ड के सबसे पुराने फिल्म फेस्टिवलों में से एक माना जाता है। अब देखिए, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और ये जो अदर अवार्ड है, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर क्योंकि एक इंडियन जीता है, तो हमको इस क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। देखिए, देखिए यहां पर बात हो रही है ओरिजोंटी सेक्शन, एक सेक्शन है ना, फिल्म अवार्ड कैटेगरी है। इसमें बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ना, एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर को दिया गया, फिल्म मेकर को दिया गया। यह है अनुपर्णा रॉय। आंसर हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। यह है अनुपर्णा रॉय। तो देखिए, ऑरिजोंटी कैटेगरी की बात करें तो दुनिया के जो नए और उभरते हुए जो फिल्म मेकर होते हैं ना, उनको यह अवार्ड दिया जाता है, जिन्होंने अभी 1 या 2 फिल्म ही बनाई है।
तो इसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अनुपर्णा रॉय को दिया गया। इनका एक मूवी है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज, इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का इनको अवार्ड दिया। अब इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हम, वैसे तो आप छोड़ सकते हैं, फिर बोल रहा हूं मैं, फिर भी हम अगर बेस्ट फिल्म की बात करते हैं तो ऑन द रोड, ये डेविस पेब्लोस की मूवी है ना, तो इनको दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर इंडिया की हो गई अनुपर्णा रॉय। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया बेनिडेट्टा पोरकारोली, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया जियोकोमो कोवी को। छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, आप बेस्ट डायरेक्टर याद रखिए, हमारा काम हो जाएगा अनुपर्णा रॉय फॉर सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप पॉज करके इनको पढ़ लेना या पीडीएफ में से पढ़ लेना, ठीक है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल, जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया का सबसे पुराने फिल्म फेस्टिवल में गिना जाता है। इटली के वेनिस में आयोजित किया जाता है हर साल। सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 1932 में। आगे आइए, हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल इंडिया ने किस टीम को हराकर जीता है? पहली चीज तो ये कि हॉकी एशिया कप 2025 में विनर कौन रहा, तो ये इंडियन हॉकी टीम विनर रही है। इंडिया ने फाइनल में साउथ कोरिया को हराकर ये खिताब जीता है। तो इंडिया की हॉकी टीम हो जाती है विनर और साउथ कोरिया हो जाता है यहां पर रनर अप। आयोजन आप सभी को पता होना चाहिए, हमने बात की थी बिहार के राजगीर में अभी रिसेंटली इसका आयोजन किया गया था, मेंस हॉकी एशिया कप 2025। आपको पता है ये जो मेंस हॉकी एशिया कप 2025 है ना, ये क्वालिफाई राउंड था FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए। मतलब यहां पर इंडिया ने क्वालिफाई किया है 2026 के हॉकी वर्ल्ड कप के लिए। वैसे भारत ने मेंस हॉकी एशिया कप को चौथी बार जीता है, इसके पहले 2003, 2007 और 2017 में भी इंडिया विनर रह चुका है। और अब 2025 में मेंस हॉकी एशिया कप में इंडिया ने साउथ कोरिया को हराकर खिताब जीता। एशिया के लिए एक हॉकी चैंपियनशिप है, मेंस हॉकी एशिया कप। एशियन हॉकी फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है, 8 टीमें यहां पर हिस्सा लेती है और 1982 में यह शुरू किया गया था। यहां पर जो विनर है वो डायरेक्ट क्वालिफाई करता है FIH हॉकी वर्ल्ड कप में। अब यहां पर 2026 में FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, बात करेंगे। तो 2025 का मेंस हॉकी एशिया कप अभी बिहार के राजगीर में 12th एडिशन था और 8 टीमों ने पार्टिसिपेट की। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में नेक्स्ट ईयर संयुक्त रूप से बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित किया जाने वाला। इंडिया ने केवल एक बार ही FIH हॉकी वर्ल्ड कप जीता है जब से ये शुरू हुआ है। 1971 में इसकी शुरुआत की गई थी। इंडिया ने केवल 1975 में पाकिस्तान को हराकर ये जीता था मलेशिया के कुआलालंपुरम में। पाकिस्तान सबसे सक्सेसफुल टीम रही है, इसमें 4 बार पाकिस्तान की हॉकी टीम ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता। लास्ट एडिशन इसका 2023 में इंडिया में हुआ था, तब जर्मनी विनर था और बेल्जियम रनर अप था। और अब 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसी के लिए हमने किया है क्वालिफाई, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। आप सभी इंडियन इकोनॉमी को ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास है आप सभी के लिए। ऐसे स्टूडेंट जो कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी और किसी भी स्टेट की PSC की, उनके लिए बहुत ही फाउंडेशन कोर्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको पूरी इंडियन इकोनॉमी बहुत ही सिंपल वे में समझाई गई है। वनडे एग्जाम वाले भी सब ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वनडे में नॉर्मली इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे इकोनॉमी से ऊपरी तौर पर पूछे जाते हैं वो सभी आपके यहाँ पर इजीली कवर हो जाएंगे। तो आप ज्वाइन कीजिए, काफी अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। AI कोर्स के बारे में कल ही मैंने आपको बताया था, अगर आप AI कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 21 सितंबर को हमारा वेबिनार आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था उसके लिए रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिएगा, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, आप आपका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कुछ स्टूडेंट के कमेंट भी आए थे, जैसे कि सुशील का कमेंट था कि सर AI कोर्स किस लैंग्वेज में होगा, हिंदी में या इंग्लिश में। या फिर एक शीला मलिक का शीला नायक का एक कमेंट आया था कि AI कोर्स कितने दिन तक वैलिड है ना, प्राइस कितनी है। तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे देखिए AI कोर्स जो होता है वो बायलिंगुअल आपके लिए रहेगा, क्योंकि
काफी सारी चीजें जो आपको डायरेक्ट इंग्लिश में ही समझनी पड़ेगी। वैसे समझाने का जो फॉर्म होगा वो हिंदी लैंग्वेज का होगा, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी। वैसे बाइलिंगुअल है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, जब हम कंप्यूटर पढ़ने जाते हैं तो नॉर्मली उसकी जो टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, तो आपको यहाँ पर भी इजीली समझ में आ जाएगा, पढ़ाया हिंदी में ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो 10 साल के लिए आप एक्टिव मेंबर रहेंगे। वैसे कोर्स की ड्यूरेशन 4 से 5 मंथ की है। अभी आपको जो लाइव मेंटर है वो 1 साल तक के लिए अवेलेबल होगा। 1 साल तक लाइव आपको मेंटरशिप मिल जाएगी। कोर्स की वैलिडिटी आपकी 10 साल तक की है। आप रिकॉर्डेड कोर्सेस जब चाहे तब देख सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस अभी शुरू होने वाली है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा वेबिनार के लिए। और कोई भी आपको डाउट है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आपका डाउट हमारी जो सपोर्ट टीम है वो सॉर्ट आउट कर देगी। तो आप कॉल कीजिए और यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जनजाति कार्य मंत्रालय ने अगले जनगणना में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की अलग से गणना करने की बात कही है। भारत में कुल कितने विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह हैं जिन्हें पीवीटीजीज के नाम से जाना जाता है? तो इंडिया में अगर हम पीवीटीजीज की बात करें तो वर्तमान में हमको 75 कमजोर जनजाति समूह देखने को मिलते हैं। 75 है वर्तमान में इंडिया में। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है ना, उन्होंने कहा है कि अभी जो सेंसस किया जाएगा, जो हमारी जनगणना शुरू होगी 2026 में, उसमें हम पीवीटीजीज को अलग से इनकी गणना करेंगे। 2026 के सेंसस में इसे लागू किया जा सकता है। तो अलग से पीवीटीजीज की गणना करने से फायदा यह होगा कि हमें जो अत्यधिक कमजोर जनजाति समूह हैं उनके मेंबर्स के बारे में पता चलेगा। जो गवर्नमेंट की स्कीम से उन्हें सही तरीके से उन लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा और इनका संरक्षण किया जा सके। तो पीवीटीजीज की बात करें इंडिया में, देखिए अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करते हैं, जनजाति समूह की बात करते हैं, तो 8.6% जनजाति हमें देखने को मिलती है। ट्राइबल पॉपुलेशन में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पॉपुलेशन ऐसी है जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है ना। ट्राइबल पॉपुलेशन अधिकतर पिछड़ी हुई है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तो इन्हें कहा जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इन शॉर्ट पीवीटीजीज, अत्यधिक कमजोर जनजाति समूह। इंडियन गवर्नमेंट इनको इस रूप में परिभाषित करती है। ठीक है, सबसे पहली बार एक देबार कमीशन था 1960-61 में। इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर जनजातियों में से भी बहुत ज्यादा जो पिछड़े हैं उनको सेपरेट किया गया। यह सेपरेशन पहली बार हमें 1975 में देखने को मिलता है, जब 52 ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया और इन्हें प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के नाम से पुकारा गया। आगे चलकर 2006 में इन प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स में 23 ग्रुप्स को और शामिल किया गया और इनको नाम दिया गया पीवीटीजीज। ओके, तो अब ये जो पीवीटीजीज है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इंडिया में देखने को मिलते हैं 75। मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में अत्यधिक पिछड़े जनजाति समूह देखने को मिल जाते। तो इन्हीं की अलग से जनगणना करने की बात की गई। देखिए अगर हम अंडमान निकोबार में जाते हैं, अगर अंडमान निकोबार को देखते हैं तो ग्रेट अंडमानीज, ओंगी, जरावा, सेंटिनेलीज, ये सारी जो जनजातियां ये अत्यधिक कमजोर जनजाति समूह में गिने जाते हैं। ओडिशा में आते हैं तो बोंडा, डिडाई, या फिर मध्य प्रदेश में आते हैं तो बेगा, भारिया, सहरिया, ये अत्यधिक पिछड़ी जनजाति है। झारखंड में आते हैं तो असुर, बिरहोर, ये ऐसी जनजातियां है जो बहुत ज्यादा पिछड़ी। तो ऐसे 75 जनजाति समूह हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में, जिन्हें पीवीटीजीज का दर्जा दिया गया। गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे निर्वाचित किया गया? गुयाना जो कि एक उत्तरी दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका में उत्तरी क्षेत्र में नॉर्थ एरिया में देखने को मिलता है गुयाना। इसके प्रेसिडेंट एक बार फिर से निर्वाचित होकर आए हैं इरफान अली। वैसे इरफान अली अभी तक पहले से प्रेसिडेंट थे ही, लेकिन अब जब एक बार फिर से गुयाना में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का आयोजन किया गया तो इरफान अली की जो पार्टी है पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी, इन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की है।
65 में से 36 सीटें जीतकर इन्होंने वापस से एक बार गवर्नमेंट बनाई है और ये फिर एक बार फिर से अब प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेंगे लगातार दूसरी बार, क्योंकि अगस्त 2020 में ये पहली बार प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए और अब ये दूसरी बार गुयाना के प्रेसिडेंट बने हैं। कौन है ये? इरफान अली। गुयाना की अगर आप लोकेशन देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये एक दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है और इसके उत्तर में आप जाएंगे तो गुयाना अपनी बाउंड्री शेयर करता है एक सूरीनाम से। दक्षिण में आएंगे तो ब्राजील से ये बाउंड्री शेयर कर लेगा, पश्चिम में आएंगे तो वेनेजुएला से इसकी बाउंड्री लगती और उत्तर में आते तो ये अटलांटिक ओशियन से अपनी बाउंड्री शेयर करते। तो 3 देश है जो कि गुयाना से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। साउथ अमेरिका का देश जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल है। इरफान अली इसके प्रेसिडेंट के पद पर है। पीएम है यहां पर मार्क फिलिप्स वर्तमान। चर्चित टाइफून तपह किस सागर में आया है? एक टाइफून देखने को मिला है हमें तपह नाम का और ये आया है वर्तमान में साउथ चाइना सी में। देखिए हमने लगातार काफी सारे टाइफून पढ़े हैं जो कि साउथ चाइना सी में देखने को मिले, उनमें से एक ये भी है। इस बार इस साल का ये 16वां टाइफून है जो कि साउथ चाइना सी में देखने को मिला, टाइफून तपह। ठीक है, साउथ चाइना सी के नॉर्थ एरिया में इसका प्रभाव देखने को मिला है। चीन, हांगकांग, मकाऊ ये काफी इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर लैंडफॉल भी देखने को मिला है इस पर्टिकुलर टाइफून के कारण। तो तपह नाम का टाइफून देखने को मिला साउथ चाइना सी में। अगर हम ओशन की बात करते तो ये वेस्ट पैसिफिक ओशन का एरिया है। इससे पहले कुछ समय पहले ही साउथ चाइना सी में एक टाइफून काजिकी और एक टाइफून पोडुल भी देखने को मिला था। इन्होंने भी साउथ चाइना सी के जो आइलैंड कंट्रीज है या फिर जो भी आसपास देश है उनमें काफी तबाही मचाई। और अब एक और आया है टाइफून तपह, कहां पर? साउथ चाइना। विश्व की पहली एमआरएनए आधारित कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स किस देश द्वारा विकसित की गई है? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर बात हो रही है विश्व की पहली एमआरएनए आधारित कैंसर वैक्सीन की और इसको नाम दिया गया है एंट्रोमिक्स। ठीक है, एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे हम। इस पर आधारित कैंसर वैक्सीन को डेवलप किया है हाल ही में रशिया ने। यहां पर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में एक जगह डाल लो, इसको कर लो रूस या रशिया। ठीक है ना, तो रूस ने डेवलप किया है इस वैक्सीन को। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है कि पहली बार पूरे वर्ल्ड में ऐसी एक सक्सेसफुली वैक्सीन मिली है जिसके जो ट्रायल्स है ना 100% एफिशिएंसी देखने को मिली है ट्रायल्स में और इसका साइड इफेक्ट भी 0% देखने को मिला है कैंसर के ऊपर। ये पहली वैक्सीन ऐसे डेवलप की जा रही है जिस पर 100% एफिशिएंसी देखने को मिली है। ह्यूमन ट्रायल इसके किए गए और 100% एफिशिएंसी, 0% साइड इफेक्ट। ओके, वैक्सीन का जो फर्स्ट एडिशन है मुख्य रूप से एक कोलोरेक्टल कैंसर होता है उसके इलाज के लिए इसे डेवलप किया गया है। इन फ्यूचर देखिए कोलोरेक्टल कैंसर के लिए अभी ट्रायल हो चुके हैं, अदर कैंसर जो होते हैं ना उन पर भी अब इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। हालांकि इस वैक्सीन की विशेषता जानते हैं क्या है? इसे ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया जा सकता है। सबसे अच्छी चीज है अगर हम एमआरएनए बेस्ड कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स की बात करें तो कस्टमाइज किया जा सकता है हर बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। जो किसी व्यक्ति को कैंसर होता है, कोई भी तरीके का कैंसर है, उसके हिसाब से इसे कस्टमाइज किया जा सकता है। मतलब अलग अलग व्यक्ति के लिए जो डोज होंगे दवाई के वो अलग अलग डिजाइन किए जा सकते। ओके, तो ये वैक्सीन है रशिया के नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर और वहीं का एक इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने मिलकर इसे डेवलप किया। समझेंगे हम एमआरएनए बेस्ड कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स एक्चुअल में है क्या। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा डीएनए। देखिए डीएनए क्या होता है? डीएनए में बॉडी में प्रोटीन बनाने की एक प्रोसेस होती है, मतलब इंस्ट्रक्शन होते हैं काय में, डीएनए में। अब ये इंस्ट्रक्शन जो एमआरएनए होता है वो भेजता है सेल तक और सेल तक ले जाने का काम करता है इंस्ट्रक्शन और सेल आगे चलकर प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं। अब होगा ये कि ये जो वैक्सीन बनाई गई है एमआरएनए वैक्सीन, इसमें चेंज किया जाएगा, आर्टिफिशियली एमआरएनए डाला जाएगा किसी की बॉडी में। अब जो ये आर्टिफिशियल एमआरएनए है ये किसी भी कैंसर के हिसाब से, किसी भी रोग के हिसाब से
प्रोटीन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन भेजेगा किसको, सेल को, और सेल उस प्रोटीन का करेगा निर्माण। जब सेल उस प्रोटीन का निर्माण करेगा जो एक अलग तरीके का प्रोटीन होगा, तो बॉडी जो है वो इस प्रोटीन को बाहर का सब्सटेंस मानकर उससे लड़ने के लिए एक एंटीबॉडी क्रिएट करेगी। जब वो एंटीबॉडी क्रिएट हो जाएगी तो उस कैंसर से लड़ने के लिए पर्टिकुलर किसी भी ह्यूमन बॉडी में एक योग्यता आ जाएगी जिससे कैंसर का इलाज किया जा सकता है। तो ये mRNA टेक्नोलॉजी है जिसे रशिया ने डेवलप किया। ठीक है, तो देश पूछा जाएगा तो ये रशिया ने डेवलप किया। आई होप आप समझ पाए होंगे। आपको वैक्सीन का नाम याद रखना पड़ेगा। वैक्सीन का नाम क्या है, तो वैक्सीन का नाम है एंट्रोमिक्स। mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन डेवलप करने का श्रेय जाता है रशिया को। ठीक है, आगे चलें। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 10 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को। ठीक है, उद्देश्य आपको समझ में आ गया। आत्महत्या की रोकथाम को बढ़ावा देना है ना, सुसाइड के बारे में अवेयरनेस फैलाना और इससे बचने के बारे में लोगों को बताना। जो मेंटली प्रेशराइज्ड है या फिर जो डिप्रेशन में है, ऐसे लोगों को बचाना, क्योंकि ऐसे लोगों में सबसे ज्यादा सुसाइड के केस देखने को मिलते हैं। तो सुसाइड की रोकथाम, इसके लिए अवेयरनेस फैलाना मुख्य रूप से वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। 10 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2003 में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन और WHO इन्होंने मिलकर इस डे को शुरू किया था। देखिए, एक WHO का एक अनुमान है कि हर साल पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 7,27,000 लोग आत्महत्या करते हैं ऑन एवरेज। ये WHO का अनुमान है। तो ऐसे लोगों को बचाना मुख्य उद्देश्य वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को मनाए जाने। इसकी थीम 2024 से 2026 तक के लिए एक ही रखी गई है, चेंजिंग द नैरेटिव्स ऑन सुसाइड। ठीक है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की ये थीम है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन एक एनजीओ की तरह ये काम करता है। एनजीओ ये इंटरनेशनल, सुसाइड को रोकना पूरे दुनिया में इसका काम है। 1960 में ये एनजीओ बना था। और WHO के बारे में आप यूजुअली जानते हैं। WHO की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में हेल्थ में सुधार के लिए काम करने वाली, हेल्थ सेक्टर में काम करने वाला यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और टेड्रोस एडोनॉम घेब्रेसस वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर है। आगे चलें। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का इनॉग्रेशन कहां किया गया, तो पहली चीज, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव। इन्होंने भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी प्लांट का इनॉग्रेशन किया है हरियाणा के सोहना नाम के प्लेस पर। इसका फायदा यह है कि इन फ्यूचर जो हमारी जो इंडियन डिमांड है बैटरी की, उसको हम खुद पूरा कर पाएंगे। हम जो इंपोर्ट पर सबसे ज्यादा निर्भर रहते हैं, वो इंपोर्ट हमारा कम होगा बैटरी को लेकर, और हम बैटरी उत्पादन में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। प्लांट को वैसे जापान की एक कंपनी TDK कॉरपोरेशन के द्वारा स्थापित किया गया हरियाणा के सोहना में। इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी प्लांट है, जिसका इनॉग्रेशन केंद्रीय मंत्री। हर साल ये 20 करोड़ बैटरी पैक्स का निर्माण करेगा। भारत की 40% बैटरी की जो नीड है ना, जो हम इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं अधिकतर, वो खत्म हो जाएगी। 40% तक नीड को ये अकेला पूरा कर देगा। ठीक है, तो हरियाणा के सोहना में इसकी स्थापना की गई है। ये जो बैटरी प्लांट लगाया गया है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम को बढ़ावा देने के लिए लगाया गया है, जो कि 2012 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ावा देना और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में बूस्ट करना। तो 2012 में ये स्कीम आई थी। अब इसके तहत इसको बढ़ावा देने के लिए भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट लगाया गया हरियाणा के सोहना में। लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इंटीग्रेटेड हीट और कूलिंग एक्शन प्लान कहां लॉन्च किया गया? समझना पड़ेगा प्लान को कि प्लान क्या है। पहले तो देख लेते हैं लॉन्च कहां हुआ है। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड हीट और कूलिंग एक्शन प्लान, इसको लागू किया गया है ओडिशा के भुवनेश्वर में।
देखिए, आप सभी जानते हैं कि शहरीकरण के कारण जो अर्बन एरिया है, जो शहरी क्षेत्र है, बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण वो जो क्षेत्र है वहां पर शहरों में हिट बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट चेंज के कारण। ठीक है, अर्बन एरिया में हिट ग्लोबल जो हिट है वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ती जा रही है, जो वो खुद ही कारण है ना। शहरीकरण बढ़ना ही इसका कारण है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है। अब इससे हो रहा है क्या है कि शहरी क्षेत्रों में हीट ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है, गर्माहट बढ़ती जा रही है और अर्बन हीट आइलैंड की समस्या बढ़ती जा रही है। अब आप बोलेंगे सर हीट और ह्यूमिडिटी तो ठीक है, ये अर्बन हीट आइलैंड क्या है? देखिए क्या होता है, आसपास के जो रूरल एरिया है या जो ग्रीनरी वाले एरिया है उनसे ज्यादा गर्माहट बढ़ती जा रही है शहरों में, जो कि उसके बीच में स्थित है। क्योंकि क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती है और हर बिल्डिंग में एसी वगैरह लगे हैं, औद्योगिकीकरण हुआ जा रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि शहर में गर्माहट बढ़ती जाती, हिट बढ़ती जाती है। तो पर्टिकुलर वो जो शहर है वो अर्बन हिट आइलैंड में कन्वर्ट हो जाता है। इससे प्रॉब्लम ये कि और एसी की डिमांड बढ़ेगी, कूलिंग जो डिवाइसेस है उनकी और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब एसी लगेगा या कूलिंग डिवाइसेस लगेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इनकी भी डिमांड बढ़ेगी। अब इन सबको मैनेज करने के लिए भुवनेश्वर में इंटीग्रेटेड हिट और कूलिंग एक्शन प्लान को लाया गया है। इसमें होगा ये कि भाई जो अर्बन हिट आइलैंड है उनको मैनेज किया जाएगा। ठीक है, कूलिंग डिमांड को सस्टेनेबल तरीके से पूरा करा जाएगा, मैनेज किया जाएगा। और सबसे अच्छी चीज कि जो ऐसे अर्बन एरियाज है उनमें हिट रेसिलियंस को बढ़ावा दिया जाएगा। बिल्डिंग को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली ठंडी रहे, जिससे एसी और इन चीजों की जरूरत ना पड़े। और जो अर्बन एरिया अर्बन हिट आइलैंड में बदलते जा रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, बिल्डिंग का निर्माण ऐसा किया जा सके, एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी को सही तरीके से यूज किया जा सके और मॉडर्न कूलिंग स्ट्रेटेजीज अपनाई जाएगी, बिल्डिंग को सही तरीके से बनाना, वेंटिलेशन की व्यवस्था सही रखना। तो इस तरीके से और लोगों को अवेयर करना कि जो आप रिन्यूएबल एनर्जी है उसका ज्यादा यूज करो। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, ओडिशा के भुवनेश्वर में इसको लागू किया गया। इंटीग्रेटेड हीट और कूलिंग एक्शन प्लान कहाँ लाया गया? ओडिशा के भुवनेश्वर। ठीक है, तो यहां पर हमारे 9 सितंबर के सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर, रिवाइज कर लेते हैं। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन अपॉइंट किए गए? तो अनुतिन चारनविराकुल थाईलैंड के नए पीएम बने हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने 11th एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए शुभंकर और लोगो लॉन्च किया था। मैस्कॉट का नाम क्या है शुभंकर का? तो ये है जलवीर। वर्ष 2026 का G20 समिट का आयोजन कहां किया जाएगा? यूएसए में किया जाएगा। लिवाइस ने अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो ये हो जाएगी आलिया भट्ट। अंगीकार 2025 अभियान किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के लिए ग्लोबल एजेंसी हेल्थ एआई के ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क को ज्वाइन किया है। हेल्थ एआई का हेडक्वार्टर कहां है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 सितंबर को, 8 सितंबर। तीसरा नॉर्थ ईस्ट एविएशन समिट का आयोजन कहां किया गया? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। और चर्चित वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किन दो देशों के द्वारा बनाया जा रहा है? तो इंडिया और भूटान के मध्य में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, हमारे रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देखिए। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। जो गरम दल और नरम दल है उनके बीच में जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जो सुलह हुई थी, वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो कॉटन प्रोड्यूसर स्टेट है वो है भारत का गुजरात राज्य। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। यूपीआई को भारत में किस संगठन के द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है? 2025 में किसे बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया?
और व्यक्तिगत श्रेणी में भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड किसने जीता? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए। कैसा लगा सेशन ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और चेकआउट कीजिए अदर कोर्सेज, सभी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में अभी आपको मिल जाएंगे। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।